हेलो, माय नेम इज़ पप्पू कुमार महतो। आई एम अ टीचर ऑफ बायोगुरु। तो चलिए आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में, क्लास 10 के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे और वो चैप्टर का नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री? प्रोडक्शन ऑफ गुड इन अ लार्ज क्वांटिटी of after processing raw materials into more valuable product। इंडस्ट्री का काम क्या होता है? कोई भी प्रोडक्ट को, कोई भी रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करके उसको ज़्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है एड वैल्यू एंड रॉ मटेरियल्स। दैट मीन्स व्हाट? Raw material initially it was not that much valuable, but after manufacturing, after production of that, after taking and doing in industry, that becomes more valuable. Like take an example, cotton. Cotton से cloth बनता है, आयरन ओर से स्टील बनता है। तो यहाँ अगर हम बात करें कॉटन का तो ये रॉ मटेरियल्स है, उससे क्लोथ बनता है, ये एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। उसी तरह से आयरन ओर, दैट इज द रॉ मटेरियल, और उससे स्टील का प्रोडक्शन किया जाता है। नाउ आगे हम लोग समझेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। सवाल ये है कि मैन्युफैक्चरिंग का इंपॉर्टेंस क्या है? दैट मीन्स व्हाई मैन्युफैक्चरिंग इज नेसेसरी। सो मैन्युफैक्चरिंग इज नेसेसरी बिकॉज इट प्रोवाइड जॉब्स। मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? जॉब प्रोवाइड करता है, हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करता है, रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन प्राइमरी प्रोडक्ट। प्राइमरी एक सेक्टर होता है, एक सेकेंडरी सेक्टर होता है। तो जो इंडस्ट्रियल गुड्स में जो प्रोडक्ट आते हैं वो जनरली सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। प्राइमरी जो प्रोडक्ट होता है दैट बेसिकली बिलोंग टू एग्रीकल्चर सेक्टर। तो रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन प्राइमरी प्रोडक्ट मींस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का जो डिपेंडेंसी है उसको रिड्यूस करता है। अर्न फॉरेन एक्सचेंज बाय एक्सपोर्ट। जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होता है उसको एक्सपोर्ट करने के बाद फॉरेन एक्सचेंज भी अर्न किया जाता है, जो कि एक अलग इंपॉर्टेंट होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए। हेल्प इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेरिटी। किसी भी देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट और प्रोस्पेरिटी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर डिपेंड करता है, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का ये काम भी है। राइजेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होता है। ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होने के कारण डेफिनेटली लोगों का जो इनकम है वो इंक्रीज होता है, और जिससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज होता है। और अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में, हाउ मेनी इंडस्ट्रीज आर देयर? सो हेयर यू कैन सी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। मतलब कुछ जो इंडस्ट्री होता है वो एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल पर बेस्ड होता है, उसको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है। लाइक कॉटन, टेक्सटाइल, जूट, शुगर एंड एडिबल ऑयल, दीज आर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। उसके बाद दूसरा नंबर पर आता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। मिनरल बेस्ड जो इंडस्ट्री होता है यूज मिनरल एज रॉ मटेरियल। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में मिनरल्स को ही रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, एल्युमिनियम इंडस्ट्री, ये सब क्या होता है? इसमें मिनरल्स को ही रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो केमिकल इंडस्ट्री आता है, जो प्रोड्यूस करता है केमिकल लाइक फर्टिलाइजर, पेंट्स। दीज आर द केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री वेयर केमिकल प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस्ड। उसके बाद आता है इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। इंजीनियरिंग इंडस्ट्री का बात करें तो लाइक मशीन, टूल्स, ऑटोमोबाइल, like bike, car, these all kind of machines are produced in engineering industries। उसके बाद अगर बात करते हैं कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्री, जो कंज्यूमर के यूज के लिए जो प्रोडक्ट डायरेक्टली बनाया जाता है दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्री, लाइक गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज, फॉर एग्जांपल फूड, कॉस्मेटिक, ये सब जो प्रोडक्ट होता है जिसको कंज्यूमर डायरेक्टली यूज कर सकता है, इसीलिए कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्री कहलाता है। उसके बाद अगर हम बात करें हेवी इंडस्ट्री के बारे में, लाइक प्रोड्यूस मशीनरी, रॉ मटेरियल्स फॉर अदर इंडस्ट्रीज, तो जो हैवी इंडस्ट्रीज होता है वो बेसिकली जो रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल के रूप में दूसरे स्मॉल इंडस्ट्री के
प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल के रूप में इसमें यूज किया जाता है। अगर हम बात करें इंडिया में मेजर इंडस्ट्री इन इंडिया, इंडिया में अगर इंडस्ट्रीज के बारे में बात करें कि कहां पर ज्यादा इंडस्ट्री है, तो पहला जो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। बेसिकली आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो होता है किसी भी कंट्री का बैकबोन होता है। दिस इज आल्सो बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। मीन्स विदाउट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कैन नॉट बी पॉसिबल। तो ऐसा ये सब जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है दैट इज लोकेटेड जनरली इन जमशेदपुर, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला एंड बोकारो। दीज आर द प्लेसेस वेयर मेजर एंड हैवी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड। इसके अलावा अगर हम बात करें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बात करें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें अगर हम मेजर सिटीज का बात करें जहां पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री लोकेटेड है तो उसमें अहमदाबाद, मुंबई, कोयम्बटूर, कानपुर, दीज आर द प्लेसेस वेयर टेक्सटाइल इंडस्ट्री यू कैन फाइंड। अगर हम सीमेंट इंडस्ट्री का बात करें, सीमेंट इंडस्ट्री इसेंशियल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। कोई भी इंडस्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना हो तो उसके लिए सीमेंट का रिक्वायरमेंट होता है। तो सीमेंट इंडस्ट्री भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो ये अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में सीमेंट इंडस्ट्री का बात करें तो गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, ये सब जो स्टेट्स है जहां पर लार्ज स्केल ऑफ सीमेंट इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड देयर। उसके अलावा अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री दोज आर लोकेटेड इन दिल्ली, गुड़गांव, पुणे, चेन्नई, बेंगलुरु। These are the places where most of the automobile industries are located. इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर इस तरह का इंडस्ट्री का बात करें जो इंडिया में जनरली बेंगलुरु, हैदराबाद, नोएडा, पुणे, ये सब जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर इस तरह का इंडस्ट्री लोकेटेड है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल लोकेशन फैक्टर्स। अब सवाल ये है कोई भी अगर इन्वेस्टर कहीं पर इंडस्ट्री को लोकेट करना चाहता है या कहीं पर इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करना चाहता है तो उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए। तो बेसिक रिक्वायरमेंट में अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। अगर रॉ मटेरियल कहीं पर अवेलेबल है वहीं पर इंडस्ट्रियल लोकेशन पॉसिबल है। लाइक टेक एन एग्जांपल ऑफ जमशेदपुर। जमशेदपुर में बहुत सारा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है। इसका रीजन क्या है कि आयरन और कोल उसका रॉ मटेरियल है और वो वहां पर अवेलेबल है। पावर सप्लाई इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। पावर सप्लाई भी जरूरी है इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के लिए। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, कहीं पर भी अगर इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश किया जाता है तो वहां पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज आर दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड बिकॉज रॉ मटेरियल्स आर बेसिकली ट्रांसपोर्टेड एंड फिनिश्ड गुड्स आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड। तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होना जरूरी है, तभी जाकर के वहां पर इंडस्ट्रियल लोकेशन हो सकता है, पॉसिबल है, इंडस्ट्री कैन बी डेवलप्ड। इसके अलावा मार्केट डिमांड, इंडस्ट्री को वैसे प्लेस पर एस्टेब्लिश किया जाता है जहां पर मार्केट डिमांड भी हो उस प्रोडक्ट का। इसके अलावा लेबर सप्लाई भी होना चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट पॉलिसी दैट शुड आल्सो बी परफेक्ट एंड अफोर्डेबल एंड गुड फॉर द इंडस्ट्रियल कंपनीज एंड फॉर द ऑनर। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। मीन्स विदाउट availability of proper raw material, without availability of power supply, transport facility, industry cannot be established. तो इसके लिए जरूरी है। इसके बाद अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का, जैसा कि आप लोग को पता है कि लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज आर बीइंग डेवलप्ड, स्पेशली अगर अर्बन एरियाज का बात करें, नाउ इवन इन रूरल एरियाज सो मेनी इंडस्ट्रीज आर बीइंग एस्टेब्लिश्ड। तो जो इंडस्ट्री एस्टेब्लिश किया जाता है वो पोल्यूशन भी क्रिएट करता है, वो इन्वायरमेंट को डिग्रेड भी करता है। सो बेसिकली 4 टाइप ऑफ पोल्यूशन इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्री, like air pollution like smoke, gas, dust
ये सब सारा प्रोड्यूस होता है इंडस्ट्री के द्वारा, जो कि एयर पोल्यूशन को स्प्रेड करता है। इसके अलावा वाटर पोल्यूशन लाइक केमिकल्स, डाइज एंड ऑयल्स, ये सब जो इंडस्ट्री से निकलने वाला इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है वो डेफिनेटली एंड डायरेक्टली दैट इज डिस्चार्ज्ड इन द वाटर, सो दैट इज ऑल्सो अ कोज, वन ऑफ द कोज ऑफ वेस्ट पोल्यूशन। उसके बाद थर्मल पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कारण थर्मल पोल्यूशन भी होता है, लाइक हॉट वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम फैक्ट्रीज। जो हॉट वाटर होता है वो फैक्ट्री से डायरेक्टली डिस्चार्ज कर दिया जाता है रिवर में या किसी कैनाल में या डेफिनेटली समटाइम्स इन सी ऑल्सो। तो वो क्या होता है कि वो वाटर पोल्यूशन को इंक्रीज कर देता है, ये भी इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के कैटेगरी में आएगा। इसके अलावा नॉइज पोल्यूशन, मशीनरी, ट्रांसपोर्ट एंड जनरेटर, बड़ा बड़ा जो मशीन वगैरह होता है इंडस्ट्री में वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा नॉइसियस होता है, वो नॉइज पोल्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करता है। तो इसका हेल्थ इफेक्ट क्या हो सकता है? बहुत सारा हेल्थ इफेक्ट हो सकता है। इसके अलावा सॉइल पोल्यूशन हो सकता है, वाटर कंटेमिनेशन हो सकता है, एसिड रेनिंग हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग, सबसे बड़ा फैक्टर ये है ग्लोबल वार्मिंग। Due to industrialization, the maximum effect is happening on the global warming. Global warming का मतलब है इंडस्ट्रियल establishment के कारण large number of industries are being established. That's why the global temperature is increasing. So that is the one of the biggest effect that is happening due to establishment of industry. इसके अलावा कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। अब सवाल ये है कि इंडस्ट्री तो ठीक है, इस्टेब्लिश करना भी जरूरी है, बिकॉज विदाउट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्री द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री इज नॉट पॉसिबल। वी हैव टू ऑल्सो क्रिएट मोर एंड मोर जॉब, सो दैट्स वाई इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट इज नेसेसरी। अब इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होगा तो डेफिनेटली पोल्यूशन तो होगा ही। तो पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? हाउ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल? तो इसके लिए कुछ मेजर्स दिए गए हैं। प्रॉपर वेस्ट ट्रीटमेंट बिफोर डिस्चार्ज, दैट मीन्स प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलता है उसको वाटर में डिस्चार्ज करने से पहले उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट जरूरी होता है। रीयूज एंड रिसाइकल ऑफ मटेरियल्स, कुछ ऐसे भी इंडस्ट्रियल वेस्ट मटेरियल होते हैं दैट कैन बी रीयूज्ड और दैट कैन बी recycled. So whatever materials which can be reused or recycled, that should be done. So that is also another option that should be done. Next, use of modern technology like smokeless chimney and filters. तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी यूज करना चाहिए, जैसे बहुत सारे ऐसे चिमनीज आते हैं जो स्मोकलेस होते हैं, उसमें फिल्टर्स वगैरह लगा हुआ होता है जिसको यूज करके इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को रिड्यूस किया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट इज यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। अब एक सवाल ये भी होता है कि अगर इंडस्ट्रियल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसके प्लेस पर हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी को भी यूज कर सकते हैं, लाइक सोलार, wind. These kind of energy are renewable and as well as eco-friendly. So these kind of energy source can also be used. Next is follow environmental laws strictly. आजकल ऐसा होता है जनरली इन इंडिया में स्पेशली कि बहुत सारे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कंट्रोल के लिए गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारा पॉलिसीज वगैरह बनाया गया है जिसको इन्वायरमेंटल पॉलिसीज के बारे में कहा जाता है, बट दैट पॉलिसी इज नॉट फॉलोड बाय द एनी कंपनी, सो दैट शुड बी फॉलोड। और इफ एनी कंट्री इज नॉट फॉलोइंग, सो दैट शुड बी कंट्री और एनी कंपनी शुड बी पेनलाइज्ड फॉर मिसयूजिंग ऑफ इन्वायरमेंटल लॉ। तो ये सब होना चाहिए ताकि पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को रिड्यूस किया जा सके। इसके अलावा अगर हम बात करें, ऐसा नहीं है कि सरकार ने कोई पॉलिसी वगैरह नहीं बनाया है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को कम करने के लिए डेफिनेटली सरकार के द्वारा बहुत सारा पॉलिसी बनाया गया है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत सारा पॉलिसी बनाया गया है। सो हेयर नेशनल इंडस्ट्रियल पॉलिसी, सो फर्स्ट इज बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस। गवर्नमेंट का पॉलिसी है कि डेवलपमेंट बैलेंस्ड होना चाहिए, दैट मीन्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट
अर्बन एरियाज में भी होना चाहिए और रूरल एरियाज में भी होना चाहिए। ये सरकार का अप्रोच है। इसके अलावा मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है इंडस्ट्रीज का, टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्रीज आर बीइंग एस्टेब्लिश्ड सो दैट pollution can be controlled and reduced and self reliance. That means such industries are being established where all the raw materials are indigenous और country based। इसके लिए सरकार स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी बनाया गया है जिसको SEZ के नाम से जाना जाता है। ये एक स्पेशल कॉरिडोर होता है जिसके तहत अगर कोई भी इन्वेस्टर किसी भी एरिया में जहां पर सरकार के द्वारा SEZ एरिया अनाउंस किया गया है, अगर उस एरिया में अगर कोई कंपनी को इस्टेब्लिश किया जाता है तो सरकार उसके ऊपर एक सब्सिडी देती है, बेटर फैसिलिटीज देती है। जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि ट्रांसपोर्ट इज रिक्वायर्ड, इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड एंड वाटर अवेलेबिलिटी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। तो ये सब सारा फैसिलिटीज रिक्वायर होता है किसी भी इंडस्ट्री के एस्टेब्लिशमेंट के लिए। तो अगर सरकार SEZ बनाती है और अगर उस एरिया में, उस SEZ अनाउंस्ड एरिया में कोई फैक्ट्रीज को एस्टेब्लिश किया जाता है तो इसका बेनिफिट डेफिनेटली सब्सिडीज के रूप में इंडस्ट्रियल ओनर को दिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। इस चैप्टर में हम लोगों ने, इस वीडियो में हम लोगों ने इस पूरा चैप्टर को कवर किया है। और ज़्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप बायो गुरु चैनल को सब्सक्राइब करें।